आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानार्जन कुंजी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय के बारे में। आज हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कल हम आधा पढ़ चुके हैं। जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो हम आज पढ़ रहे हैं और आज के बाद जो बच जाएगा वो हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड डफरिन से 1884 से लेकर 1888 तक का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने इनके प्रमुख कार्यों में सबसे पहला प्रमुख काम था किसानों की हितों की रक्षा करना। दोस्तों, इन्होंने 1885 में टेंडेंसी एक्ट लागू किया था। इसके अंतर्गत कोई भी जमींदार अब किसी भी जमीन किसान की जमीन को अपनी इच्छा अनुसार हड़प नहीं सकते थे। लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। दोस्तों, दरअसल 1876 में ब्रिटिश और बर्मा के बीच संबंध आपस में खराब हो गए थे। इसलिए 1878 में ब्रिटिश रेजिडेंट को बर्मा के राजा ने भारत वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। और उसके बाद फिर 1885 में हम देखते हैं फ्रांस ने उत्तरी बर्मा के साथ एक व्यापारिक संधि कर ली और वहां अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। इस स्थिति को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने बर्मा के शासक के पास बर्मा की राजधानी मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की मांग की और साथ ही कई अन्य मांगे भी रखी। इनके सभी मांगों को बर्मा के शासक के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया। इस परिस्थितियों में अंग्रेजी सेना ने 1885 में उत्तरी बर्मा पर आक्रमण कर दिया। मात्र 14 दिनों में ब्रिटिश सेना ने ऊपरी बर्मा तथा उसकी राजधानी मांडले पर अधिकार कर लिया। बर्मा के राजा थिप्पो और उसकी कुटुंबी को अंग्रेजों द्वारा रत्नागिरी भेज दिया गया और बर्मा की राजधानी मांडले से बदलकर हमेशा के लिए रंगून कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद ब्रिटिशों ने यहाँ एक उपराज्यपाल की नियुक्ति भी की। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, डफरिन के ही कार्यकाल में A.O. व्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी डफरिन के ही कार्यकाल में हुई। दोस्तों, मैंने भारत में शिक्षा के प्रसार वाले लेक्चर में इस बारे में डिटेल में बताया है। अब प्लीज़ एक बार जाकर उस लेक्चर को कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लैंसडाउन के बारे में। 1888 से लेकर 1894 तक इनका कार्यकाल रहा। देखते हैं इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। इनके समय में कश्मीर के राजा प्रताप सिंह के द्वारा अपनी गद्दी का परित्याग कर दिया गया। एक्चुअल में दोस्तों क्या हुआ था कि जो लैंसडाउन थे वायसराय भारत के, उन्होंने इनके ऊपर कुशासन करने का और रूसी साम्राज्य के साथ संबंध बढ़ाने का और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ विश्वासघात करने का और अपने भाइयों को स्वयं मरवाने का या उनकी हत्या करवाने की साजिश के आरोप का इनके ऊपर आरोप लगाया। ये सारे झूठे आरोप थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया और ये सारा आरोप लगा करके उनको गद्दी से हटा दिया, जिसके कारण उनको ये कहना चाहिए कि जो कार्यकारिणी वो था, जो राजा तो वो बने रहे 1945 तक वो लगभग राजा बने रहे, लेकिन उनके जो प्रशासनिक अधिकार थे उनसे वो छीन लिए गए और 1889 में ब्रिटिश रेजिडेंट को कश्मीर का राज्यभार संभालने के लिए वहाँ नियुक्त कर दिया इन्होंने। दोस्तों, इस प्रकार से इन्होंने जानबूझकर कश्मीर के राजा प्रताप सिंह को वहाँ से हटाया था। लैंसडाउन के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आए थे। इनका नाम एडवर्ड सप्तम था। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं लैंसडाउन के कार्यकाल में ही 1891 का दूसरी बार फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था। ये जो 1891 का फैक्ट्री अधिनियम था, इसने पहले वाले फैक्ट्री अधिनियम में कुछ संशोधन किए। कि इसमें कहना चाहिए कि जो बच्चों की आयु 7 वर्ष रखी गई थी पहले वाले फैक्ट्री अधिनियम में, उसको इन्होंने चेंज करके 10 से 11 वर्ष और कुछ मामलों में 12 वर्ष तक का कर दिया। इसके अलावा महिलाओं को रात में काम करने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए इन्होंने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें कारखानों का विस्तार किया गया। अब ये जो फैक्ट्री अधिनियम थे वे उन कारखानों पर भी लागू होते थे जहाँ 50 से 50 से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। पहले वाले फैक्ट्री अधिनियम में 100 या उससे ज़्यादा श्रमिक काम करते थे, तब उनको फैक्ट्री के अंतर्गत गिना जाता था। दोस्तों, इन्होंने इस फैक्ट्री अधिनियम में सप्ताह में एक बार छुट्टी का प्रावधान कर दिया, जिसे अब हम संडे की छुट्टी के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि संडे ना हो, लेकिन इन्होंने हफ्ते में एक दिन प्रॉपर वर्कर्स को छुट्टी देना ये निश्चित कर दिया था इस फैक्ट्री अधिनियम से। लैंसडाउन ने 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया। दोस्तों, यह जो काउंसिल एक्ट था, इसने विधान परिषदों में अर्थात विधायिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने में मदद किया और उन्हें बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने जैसे अधिकार दिए, जिससे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत की शुरुआत हुई। क्या कहना चाहिए, जैसे आज हम अभी के समय में हम देखते हैं ना कि लोकसभा जो है वो जनता के लिए उत्तरदायी होती है, उसी तरह से इस एक्ट ने विधायिका को जनता के लिए उत्तरदायी बनाया। लेकिन ये जो सिद्धांत था, ये जो अधिनियम था, उसकी सीमाएं सीमित थी, क्योंकि इसमें भारतीयों को वोट देने का और पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये अधिकार इन्होंने बाद में दिया।
अब हम देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। इनका कार्यकाल 1894 से लेकर 99 तक रहा। दोस्तों 1897 में सीमांत प्रदेशों में विद्रोह हुए इनके कार्यकाल में। दरअसल क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो कि वर्तमान का पाकिस्तान है, वहाँ मुख्य रूप से पठान मतलब मुस्लिमों के द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ एक विद्रोह किया गया, जिसका कारण था दुरंड रेखा और धार्मिक उकसावा और ब्रिटिशों की विस्तारवादी नीतियाँ। ये इस विद्रोह का मुख्य कारण था। दोस्तों इसके अंतर्गत हम देखते हैं सारागढ़ी का संधि हुआ इस विद्रोह को दबाने के लिए, जिसमें 21 सिखों, ऐसा कहा जाता है कि इस सारागढ़ी के युद्ध में, ये जो युद्ध था सारागढ़ी का, वह 12 सितंबर 1897 को हुआ। इसमें 21 सिख सैनिकों ने लगभग 10,000 अफगान कबीलों के हमलों का सामना किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 1896-97 में पूरे मुंबई में प्लेग नाम की एक वैश्विक बीमारी फैल गई। दोस्तों इसका कारण दरअसल यह प्लेग जो है वो चूहों के काटने से फैलता था और यह एक ब्यूटेनिक वो था, क्या कहना चाहिए, मतलब ब्यूटेनिक टाइप का प्लेग था जो कि चूहों के काटने से फैलता था। और इसका सबसे पहला जो केस आया था वो 23 सितंबर 1896 को मुंबई के मंडावी में सामने आया था। यह जो है चीन से मतलब पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैल गई, ठीक उसी तरह जिस तरह कोरोना फैल गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में हम देखते हैं इन्होंने एक रॉयल अफीम आयोग का गठन किया था। इस आयोग के गठन करने का उद्देश्य दरअसल था भारत में अफीम के सेवन के चिकित्सकीय प्रभावों और गैर चिकित्सकीय बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए बढ़ते हुए दबाव का अध्ययन करना। दोस्तों इस जो अफीम आयोग था, इसके द्वारा अफीम की मतलब इलीगल रूप से जो पहले कहीं भी मिल जाता था उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। अब हम देखते हैं भारत में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को, जो कि 1899 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा। दोस्तों इनके कार्यकाल में बहुत सारे एक्ट पास किए इन्होंने। देखते हैं इनको। 1900 में एक अकाल आया जिससे निपटने के लिए इन्होंने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। यह कल जिस हमने अकाल आयोग पढ़ा था उसका अपडेटेड वर्जन था। इस अकाल आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि एक अकाल आयुक्त की नियुक्ति की जाए जो परमानेंट अकाल का ही काम संभालेगा। उसके अलावा इन्होंने कहा किसानों को ऋण देने के लिए एक कृषि बैंक तथा सहकारी समिति की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त इनके सुझावों में एक यह भी शामिल था कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और बेहतर कृषि के तरीकों को अपनाना था। चौथा हम देखते हैं कि राहत कार्यों के लिए इन्होंने स्थानीय सार्वजनिक कार्यों को प्रोत्साहन दिया और ऐसे लोग जो कार्य करने में सक्षम थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम किया, जिससे अकाल की समस्या से उबरा जा सके और उससे कुछ निजात पाया जा सके। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में कॉलिन स्कॉट मानक्रूफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। दोस्तों इस सिंचाई आयोग का जो मतलब उद्देश्य था वह सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा करना और अकाल से सुरक्षा के लिए सुझाव देना था। इसके अध्यक्ष सर कॉलिन कैम्पबेल स्कॉट माइनक्रिफ थे और इसकी रिपोर्ट 1903 में आई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा पंजाब में नहरों के सुधार और नए सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि सतलज घाटी परियोजना की मतलब वो स्थापना की जानी चाहिए। इनके सुझावों के आधार पर ही सतलज घाटी परियोजना की नींव पड़ी, जो कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे और अकाल जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी इन्होंने मतलब इस आयोग ने अपना विशेष सुझाव दिया। और इसका जो है आगे चलकर हम देखेंगे कि भारत की जो सिंचाई व्यवस्था है या खाद्य मतलब क्या कहना चाहिए, खाद्य उत्पादन क्षमता जो है वो इस आयोग के गठन होने से काफ़ी हद तक बढ़ेगी। सन 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक पुलिस आयोग का गठन किया। दोस्तों ये जो पुलिस आयोग का गठन इन्होंने किया था उसने पुलिस प्रशासन की समीक्षा और सुधारों के लिए आयोग का गठन किया था। इसमें जांच और कानूनी व्यवस्था के कार्यों को अलग अलग करने के लिए अपनी सिफारिशें दी और इन्होंने उच्च स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की। केंद्रीय अपराधी जांच विभाग, जिसको हम आज के ज़माने में CID कहते हैं, उसका गठन इनका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था। इससे भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव पड़ी। दोस्तों हम देखते हैं कि सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में इन्होंने 1904 में एक सहकारी उदार समिति की भी स्थापना की थी। इस आयोग का उद्देश्य था ग्रामीण किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाकर किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराना और आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे क्या कहना चाहिए सहकारी आधार पर धन उधार लेने वाली समितियां बना सके। यह अधिनियम सहकारी व्यक्तियों के गठन और संचालन के लिए कानूनी ढाल बनकर तैयार हुई, लेकिन यह केवल ऋण समितियों तक ही सीमित रहा। बाद में
1912 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। दोस्तों, मैंने आपको भारत में शिक्षा के विकास के अंतर्गत इसके बारे में पढ़ाया है, आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इस आयोग के गठन के साथ ही हम देखते हैं कि 1904 में भारत में एक मतलब क्या कहना चाहिए, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम को भी आप मेरे जो वो भारत में शिक्षा का प्रसार वाला वीडियो है उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो लॉर्ड कर्जन थे वे इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए दोस्तों इन्होंने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु सन 1904 में एक अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों को मतलब स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये पाउंड भी निश्चित किया। दोस्तों 1904 में इन्होंने तिब्बत अभियान चलाया। इसको हम क्या कहते हैं, त्याग हस्बैंड का अभियान भी इसे ही कहा जाता है। दोस्तों कर्जन ने इस मिशन को रूस के प्रभाव को तिब्बत में रोकने के लिए चलाया था। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला तिब्बत में एक सैन्य मिशन था। इस मिशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ल्हासा की संधि ब्रिटिशों और तिब्बत के बीच हुई और दलाई लामा मंगोलिया चले गए, या यूँ कहें कि शायद भाग गए, ये भी कह सकते हैं। ल्हासा की संधि जो है वो 1904 में हुई थी, जिसके अंतर्गत कुछ प्रावधान थे इस संधि के। हम देखते हैं कि इसमें तिब्बत के विदेशी मामलों में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हुआ। इसके दूसरे प्रावधान में हम देखते हैं कि तिब्बत को बड़ी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी, और तीसरे प्रभाव में हम देखते हैं कि तिब्बत ने चीन को छोड़कर किसी अन्य देश को अपने प्रशासन में हस्तक्षेप न करने की अनुमति नहीं देने पर भी ब्रिटिशों के साथ सहमति जताई थी। इस प्रकार यह तिब्बत अभियान जो है वो समाप्त हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये अभियान जो है काफ़ी ज़्यादा विवादपूर्ण रहा था लॉर्ड कर्जन के लिए। दोस्तों अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए, वो कमज़ोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया था। जब मैं आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊंगी तब बंगाल के विभाजन के बारे में आपको स्पष्ट रूप से डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसलिए अभी मैं इसको बस इतना ही बताकर दोस्तों कर रही हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। दोस्तों लॉर्ड मिंटो के काल में ही वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया था। दरअसल 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए, नरम दल और गरम दल दोनों उसमें विभाजित हो गई थी। दोस्तों हम जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तब कांग्रेस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ष 1908 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की श्रीमती वर्ष 1907 में एनी बेसेंट जी के द्वारा अध्यक्षता करना, समाचार पत्र अधिनियम पारित होना, जो मैंने आपको भारत में समाचार पत्रों का विकास पढ़ाया उसमें मैंने बताया है, उसको आप देखिएगा। और 1908 में पारित होना मार्ले मिंटो अधिनियम, इसको भी हम भविष्य में पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत। आप ये सारी चीज़ें उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों ये सब लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में होने वाले सबसे प्रमुख कार्यों में से एक माने जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। इनका कार्यकाल 1910 से 16 तक था। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के समय ही 1911 में जॉर्ज पंचम ने पहली बार भारत की यात्रा की थी, जिसके लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों यह आयोजन जो है वो 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। इस आयोजन के दौरान जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने यह घोषणा की कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता न होकर के दिल्ली होगी। उसके अलावा जॉर्ज पंचम ने 1905 में हुए बंगाल के विभाजन को भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया था। लेकिन फिर भी दोस्तों हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिक बंटवारा होना था वो तो हो चुका था, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने रद्द कर दिया था। और सन 1912 में दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को जब अधिकृत रूप से जो हार्डिंग थे वे मतलब क्या कहना चाहिए कि दिल्ली को राजधानी बनाकर उस पर प्रवेश कर रहे थे, तभी उनके ऊपर बम फेंका गया था, जिससे लॉर्ड हार्डिंग जो है वो घायल हो गए थे। दोस्तों अब इससे आगे का जो है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट किसी भी तरह से आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। और अगर आप अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो